स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चलो इंडिया साइंस पढ़ें। हम लोगों ने पिछले पार्ट में SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ी थी। इस वीडियो में हम लोग उनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं आखिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स मतलब इनमें दोनों एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी डोनेट करने के लिए। जैसे हम लोगों ने KCN को डिस्कस किया था, तो इसमें बॉन्ड टूट जाती है और ये बना लेता है K पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कार्बन पर प्रेजेंट है, तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डोनेट करने के लिए, और नाइट्रोजन के पास तो पहले से ही लोन पेयर होते हैं। तो साइनाइड के अंदर कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और नाइट्रोजन के पास भी। अब ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, लेकिन एक बार में अटैक सिर्फ एक एटम से होगा। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके दोनों एटम के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो डोनेट करने को, लेकिन एक बार में बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही एटम से होगी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके एग्जाम्पल है साइनाइड आयन, NO2। NO2 में भी ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और नाइट्रोजन के पास में भी, तो ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं इसके पास में। तो आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिख सकते हो, द न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स but they attack only from one atom when bond is formed। अटैक एक बार में एक ही से होगा, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आए आप लोगों को समझ में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं SN1 और SN2 का मैकेनिज्म। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मान लो हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो आपको पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे बॉन्ड टूटेगी, और यहाँ पर ये वाली बॉन्ड टूटेगी हैलाइड पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल OH आ जाएगा इस पर। तो रिएक्शन क्या होने वाली है, CH3 होल ट्वाइस CHOH प्लस KBr। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, रिएक्शन तो ऐसे ही प्रोसीड करेगी, लेकिन इनके तरीके अलग होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं SN1 को। SN1 के अंदर रिएक्शन दो स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, और ये स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड टूटेगी ऐसे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस Br नेगेटिव। ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होता है और स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप से क्या मतलब है, यही वाला स्टेप रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगा। रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, ये डिपेंड करेगी कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कितनी जल्दी होती है या कितनी स्लो होती है। आप लोग हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी। आप लोग ऐसे सोच के देखो, आप लोगों को एक शादी में जाना है और आप घर में 4 फैमिली मेंबर्स हो। मान लेते हैं आपको वेन्यू पर पहुंचना है 8 बजे। अब कंडीशन ये है कि सबको एक साथ जाना है। अब मान लो आपके पापा और भाई बहन पहले तैयार हो गए, अब मम्मी अभी तैयार होने में लगी हुई हैं। तो आप वेन्यू पर कब पहुंचोगे, ये कौन डिसाइड करेगा कि मम्मी कब तैयार हो जाती हैं। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे दुष्ट विचार आपको मन में नहीं लेके आने हैं। आप सब लोगों को एक साथ जाना है।
तो रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा? जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पर। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसकी शेप कैसी है? कार्बोकैटायन की शेप कैसी हो जाती है? प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव, और प्रोडक्ट में ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा? OH। तो देखो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा कि कार्बोकैटायन कितनी जल्दी फॉर्म हो जाता है। अब आप लोग सोचो, कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कौन सा होता है? टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये सब कुछ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टर्शरी कार्बोकैटायन ही ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो देखो, अगर यहाँ पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड होती तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी होगी, सेकेंडरी में उससे थोड़ा कम, और प्राइमरी में सबसे लेट कार्बोकैटायन बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करती है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। समझ में आया ये रेट क्यों है? क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड से टर्शरी कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा। अब देखो, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 का रिएक्टिविटी रेट क्या रहता है? ये अलाइलिक हैलाइड है, ये बॉन्ड कैसे टूटेगी? ऐसे। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। अब देखो, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, क्या पॉसिबल है यहाँ पर? रेजोनेंस। जब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, या अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो, या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड होता, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? रेजोनेंस की। और रेजोनेंस हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल है उसमें स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल एल्काइल हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड से कंपेयर करोगे तो एलाइलिक हैलाइड का SN1 रिएक्टिविटी रेट और ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन और भी ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा SN1 का रेट होता है। सेम ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड में बॉन्ड टूटेगी और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी देखो, पॉजिटिव चार्ज, बीच में सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस। और बेंजीन स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें तो पूरे में रेजोनेंस होगी, तो इसमें रेजोनेंस एलाइलिक हैलाइड से भी ज्यादा होगी। अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी रिएक्टिविटी रेट में। तो ये केस आपको ध्यान में रखना है। अगर बेंजाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है, तो उनका SN1 रिएक्टिविटी रेट ज्यादा होता है। तो चलो अब हम लोग समझ लेते हैं SN2 मैकेनिज्म को। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। इसमें देखो, ये वाली हाइड्रोजन ऐसे डैश 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 करके रिप्रेजेंटेड है। इस डैश्ड लाइन का मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ है का मतलब है ये हाइड्रोजन पेपर के अंदर है। 3D में देखो इस मॉलिक्यूल को, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो पेपर के आगे है और ये वाला पेपर के पीछे है, और ये दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन ये इस पेपर के प्लेन में है। सोच के देखो, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेपर के प्लेन में, एक हाइड्रोजन पेपर से निकलता हुआ और एक हाइड्रोजन पेपर में जाता हुआ। इस तरीके से हम मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज, और ये है आपकी डैश लाइन। डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? पीछे की तरफ है ये हाइड्रोजन इनटू द पेपर, और ये सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है ये वाला एटम आगे की तरफ है। तो देखो रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करती है। क्लोरीन अलग होगा कार्बन से, पॉजिटिव चार्ज, और उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ऐसा तो SN1 मैकेनिज्म में भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती, कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड वीक होती हुई चली जाएगी। ये बॉन्ड पूरी नहीं टूटी है, बस कमजोर हो गई है पहले के मुकाबले,
और न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली इस पर अटैक करता है। मतलब ये दोनों स्टेप एक ही साथ हो जाते हैं। कार्बन हैलाइड बॉन्ड वीक होती हुई चलती है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो इस वाले स्टेट में कार्बन की 5 बॉन्ड बन रही हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ये वाली स्टेज इसकी अनस्टेबल होती है। अब फाइनली क्या हो जाता है, हेलोजन पूरा अलग हो जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप लोग एक चीज नोटिस करो, OH ने पीछे से अटैक किया है जबकि क्लोरीन इस साइड लगा हुआ है। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें जो पोजीशन है एटम्स की वो एकदम उल्टी हो गई है। हेलोजन आगे लगा हुआ था लेकिन उसकी जगह जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो पीछे है। जो हाइड्रोजन आगे की तरफ थी वो चली जाती है पीछे की तरफ और जो पीछे की तरफ थी वो चली जाती है आगे की तरफ। मॉलिक्यूल 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब मॉलिक्यूल पहले की तुलना में उल्टा हो चुका है, इन्वर्ट हो चुका है। अब देखो SN2 रिएक्शन में रेट क्या रहता होगा। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक होती हुई जा रही है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो सोचो, तो रिएक्शन का रेट कब ज्यादा होगा? जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आसानी से अटैक कर पाए। और ये आसानी से अटैक कब कर पाएगा? जब इसको रुकावट कम मिलेगी। अब रुकावट कैसे कम होगी? जो एटम्स लगे हुए हैं, अगर ये एटम छोटे हैं, बल्कि नहीं है, तो रुकावट कम होगी। और अगर एटम बल्कि हो गए तो ये रुकावट ज्यादा होगी। तो बल्कि एटम्स या बल्कि ग्रुप्स कौन कौन होते हैं? जितने भी एल्काइल होते हैं वो सारे बल्कि ग्रुप होते हैं। इसके अलावा बेंजीन है, फिनाइल है, ये सब भी क्या है? बल्कि ग्रुप है। मतलब अगर ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड होती तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, लेकिन इसको बल्कि ग्रुप मिल रहा है। मतलब इसको रुकावट ज्यादा मिल रही है। रुकावट का मतलब स्टेरिक हाइंड्रेंस ज्यादा है। रुकावट के लिए आप लोग वर्ड सुनोगे स्टेरिक हाइंड्रेंस। तो अगर रुकावट ज्यादा होगी तो ये इस पर अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेरिक हाइंड्रेंस अगर ज्यादा है तो वहां पर रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो आप सोच के बताओ, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में रेट ज्यादा होगा, सेकेंडरी में या टर्शरी में? प्राइमरी में ज्यादा होगा ना, क्योंकि सेकेंडरी टर्शरी में बल्कि ग्रुप्स होंगे और वो थोड़ी स्टेरिक हाइंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन का रेट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद में सेकेंडरी और उसके बाद में टर्शरी। SN1 और SN2 में रिएक्शन का रेट उल्टा हो जाता है। SN1 में टर्शरी एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करती है, जबकि SN2 में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, अगर अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे कि ये एल्काइल हैलाइड्स हैं, इनमें SN1 का और SN2 का रेट बताओ, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? तो देखो, इन सब में एल्काइल तो सेम है और ये सारी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं। इनमें क्या अलग अलग है? हेलोजन अलग है। तो अब हम इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से तो नहीं बता सकते, हेलोजन के अकॉर्डिंग बताएंगे। जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितनी जल्दी टूट जाएगी वो एल्काइल हैलाइड उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगी। तो सोच के बताओ, कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटेगी? कार्बन आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन या कार्बन फ्लोरीन? ध्यान आया कुछ? नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे फास्ट टूटेगी। उसके बाद में कार्बन ब्रोमीन, फिर कार्बन क्लोरीन। तो जल्दी बॉन्ड टूटेगी, जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतनी जल्दी रिएक्शन का रेट। ये रिएक्शन रेट SN1 में रहेगा और यही सेम रिएक्शन रेट SN2 में भी रहेगा, क्योंकि SN2 में भी क्या होगा, आयोडीन जल्दी लीव करेगा, उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा उसी में रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो जब एल्काइल सेम दे रखा है तो हम लोग रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे हेलोजन से।